हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। 16 फरवरी और क्या है आज, जरा एक बार निगाह डालते हैं हमारे लिए। तो सबसे पहला जिस विषय पर बातचीत करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पर मैं 15 फरवरी मतलब 15 मार्च के आसपास बात करूंगा। और क्यों? क्योंकि तब तक ये डील फाइनल होकर हमारे सामने आ जाएगी। अभी ये डील फाइनल यानी अभी इसको हम एंटरिम डील यानी अंतरिम समझौता कह रहे हैं। अभी सारे पॉइंट्स हमारे सामने नहीं आए हैं। बट आज सबसे पहले मैं शुरुआत उसी से करने जा रहा हूं। उसके पीछे रीजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया एक स्टेटमेंट, जो मुझे लगता है कि 2026 में आपसे 100% मेंस में पूछा जाएगा। और अगर बाई चांस रह भी गया तो 2027 के लिए यह एक बेस का काम करेगा, यानी 27 में पूछ लेगा। वो स्टेटमेंट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो स्टेटमेंट है, यानी आज के हिंदू के फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ट्रेड डील्स मेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये बड़ा गजब का स्टेटमेंट है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी मजबूत स्थिति। तो उन्होंने जितने भी, केवल अमेरिका के नहीं, उन्होंने यूएस और यूरोपियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया है, दोनों का जिक्र करते हुए और अन्य सभी का जिक्र करते हुए, यानी सबका नाम नहीं लिया लेकिन सभी ट्रेड डील्स, यूएस और यूरोपियन यूनियन प्लस जो भी हमने अभी ट्रेड डील्स की हैं विभिन्न देशों के साथ, एफटीएस, उसका जिक्र करते हुए कहा है कि ये जो डील हुए हैं, जो व्यापार समझौते हुए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किए गए। एक प्रकार से विपक्ष को जवाब भी है। अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें, अगर यूपीएससी के एंगल से देखें, तो ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये होता क्या है, सोचिएगा। कह रहे हैं ना कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमने ये सारे ट्रेड डील्स किए हैं। तो फिर मुझे लगा कि आज ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए। और जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स यानी पहली यूनिट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी ग्रोथ, वहां से, और उसके बाद मुझे इसको आपको पढ़ाना चाहिए, उदारीकरण कर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वहां से। और जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया मतलब इंडिया जो भी एफटीए कर रहा है, तो यूनिट ही है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह, और उसके साथ भारत जो भी एग्रीमेंट या करार कर रहा है। फिर ए से और फिर प्रीलिम्स की निगाह से हम इसे देखेंगे। तो एक अच्छा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग डिकोड करेंगे। दूसरा है, एक बड़ा सा आर्टिकल आया था, इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर के बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं। तो ये मैंने कंटेंट तो आपको दे दिया है, कुछ बातें भी इसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये खुलेंगे अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील के जो तार हैं बच्चों, वो तभी खुलेंगे जब हम, यानी जब ये डील फाइनली बाहर आएगी। लेकिन क्या तार है, हल्का सा मैंने कहा से हल्का हल्का तार आपको देता चलो। और जीएस पेपर 3 2 ए से प्रीलिम्स, यानी सेम वही पहला वाला पार्ट रहेगा। जीएस पेपर 3, इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, इसमें इकोनॉमी की पहली यूनिट रहेगी। आईआर हो ही गया, विकसित एवं विकासशील देशों के साथ भारत जो भी एग्रीमेंट कर रहा है, तो अमेरिका विकसित देश है। ए से और प्रीलिम्स, ये आज का एक बड़ा ही फेवरेट मेरा आर्टिकल है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ब्रिजिंग अ डिवाइड विद एन इंडियन साइंटिफिक सर्विस, बहुत बढ़िया है। मतलब कहा गया कि एक भारतीय वैज्ञानिक, जैसे आप इंडियन सिविल सर्विसेज आप पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक इंडियन साइंटिफिक सर्विस होनी चाहिए। बड़ा अच्छा आर्गुमेंट किया गया है, और ऐसे आर्गुमेंट आपको हमेशा जानने चाहिए, क्योंकि ये इनोवेटिव विचार होते हैं। आज नहीं कल नहीं, आपको कभी इस पर कुछ काम करने का मौका मिला तो आप अच्छा करेंगे। इसमें यही है कि जो, मान लीजिए आप हैं, आप आईएएस होते हैं। अब आप आईएएस हो गए, आपके ही अंडर में जितने भी साइंस के इकोसिस्टम है आपके जिले में, वो सब आप ही के अंडर में आ रहे हैं, या आप उससे बड़े सेक्रेटरी या कुछ भी हो रहे हैं, तो मैक्सिमम सब पे कमांड आपका है, डीएम का। लेकिन क्या डीएम विज्ञान में विशेषज्ञ है? नहीं है, तो क्या कर पाएगा? तो इसलिए कुछ इस प्रकार की चीजें डेवलप हो, ऐसा इस आर्टिकल में डेवलप किया, मतलब हमें बताया गया है कि इंडिया को इस प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता है, जहां पर डेडिकेटेड वैज्ञानिक मानसिकता के लोग काम करें देश को विज्ञान में आगे ले जाने के लिए। और आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जैसे इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप क्या पढ़ते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पढ़ते हैं ना,
क्यों? समर्पित माल ढुलाई गलियारे, क्यों? कि जिससे भैया समय माल जो यानी जो लॉजिस्टिक्स है वो बेहतर हो। लॉजिस्टिक अगर अच्छी होगी, कॉस्ट कम होगी तो लाभ होगा सभी को, जो भी उस व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी ट्रेडर्स हैं, गवर्नमेंट है, सबको लाभ होगा। तो जब हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर सकते हैं तो साइंस में एक डेडिकेटेड सर्विसेज की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो ये मेरे दिमाग में विचार आया, नंबर 1 कि यार इस टॉपिक को मैं क्यों चूज करूं। आप भी किसी टॉपिक को क्यों चूज करें पढ़ने के लिए, ये आपको भी सोचना होगा। तो मैंने इसलिए इसको चूज किया। दूसरा, जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन सिलेबस का पार्ट आपसे प्रश्न पूछा ही हुआ है कि जो भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, विशेषकर हायर यानी उच्च शिक्षा संस्थान, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब पर ज्यादा फोकस है और साइंस पर फोकस कम है क्योंकि साइंस अलोकप्रिय हो रहा है। तो ये भी आपके सामने आता है, जबकि हम पढ़ते हैं कि नवाचार यानी इनोवेशन से ही जीडीपी भी बढ़ेगी और सोशल वेलफेयर भी होगा। यूपीएससी ने 2016 में आपसे प्रश्न भी पूछा, तो नवाचार कहां से आएगा जब साइंस का टेम्परामेंट होगा। तो इन दो कारणों से मैंने टॉपिक चूज किया। ठीक है, जीएस पेपर फॉर एथिक्स ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एसे और प्रीलिम्स की निगाह से देखेंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आज एक एनिमल बिहेवियर, जो प्रीलिम्स में आपसे एनिमल बिहेवियर पर खूब सारे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे और बहुत समय से पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आज गाय में, यानी जो गाय माँ होती है जिसको हम सब बड़ा पूजते भी हैं, तो गाय भी टूल्स का यूज कर सकती हैं। और अब आप ये कहेंगे कि सर गाय टूल्स का यूज कर सकती, टूल्स यानी कोई भी, जैसे कोई वाद्य यंत्र हो गया, तो गाय टूल्स का यूज कर सकती हैं। और इनके अलावा और कौन कौन से जानवर हैं, स्पेसीज है जो टूल्स का यूज करते हैं, उन सब की मैंने लिस्ट दी हुई है फॉर प्रीलिम्स। तो ये बड़ा अच्छा है एनिमल बिहेवियर पर साइंस का, द हिंदू का। और फिर इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग बातचीत करेंगे आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर भारत की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ली गई है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या है, उससे जुड़े हुए प्रीलिम्स के कई फैक्ट्स हैं जो मुझे उम्मीद है कि पूछे जाएंगे 100%। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत फर्टाइल है। अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर, और ठीक इस क्लास के तुरंत बाद इकोनॉमिक सर्वे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्लास का टाइमिंग जो भी हो, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तुरंत मैं स्टार्ट कर दूंगा बच्चों। उसके पीछे रीजन है कुछ न कुछ इश्यूज के कारण से डिले हो जा रहा है। 2025-26 का पहला लेक्चर, सॉरी, चैप्टर नंबर 2 राजकोषीय घटनाक्रम आज शुरू कर देंगे। तो चलिए फटाफट एक बार इसको पूरा निपटाते हैं, और क्या क्या उन्होंने कहा एक बार आप जरा देखिएगा। Prime Minister Narendra Modi said in a recent interview that India's recent trade deals with several countries, including the United States, यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, were not done under pressure or compulsion, but from a position of strength। ये देख सकते हैं, यही शब्द आपको मुझे पढ़ाना था कि उन्होंने कहा भैया हमने अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित कई देशों के साथ जो हालिया ट्रेड डील यानी व्यापार समझौते किए हैं, वो किसी प्रेशर या मजबूरी में नहीं किए हैं। वो हमने किया है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी मजबूत रणनीतिक स्थिति के साथ। यानी हम मजबूत थे तब हमने किया, हमने मजबूरी में नहीं किया। मजबूरी और मजबूती दो शब्द याद रखिएगा, तो इनका साफ कहना है कि हमने भैया मजबूरी में नहीं किया, हमने मजबूती में किया। लेकिन अब ये मजबूती क्या है, मजबूती के बेस क्या होते हैं, मजबूती के पिलर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें आप जब डीप एनालिसिस में चलेंगे देन आप समझ पाएंगे। अभी केवल बस इस शब्द को पकड़िएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा यह नाउ और नेवर का क्षण नहीं है, यानी यही होती है कमजोरी। दिस इज अ मोमेंट ऑफ बी आर रेडी। यह बी आर रेडी का क्षण है कि हम तैयार हैं। तो हम तैयार ही हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब हम तैयार हैं, जिसको उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहा। तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ये आपसे प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। और मैंने इसी को एक प्रश्न के रूप में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रश्न दिखाता हूं, फिर उसके बाद वापस आऊंगा और फिर बातचीत करूंगा, जिससे कि अगर आप प्रश्न देखे रहेंगे तो चीजें और अच्छे से। हाँ, अब आते हैं यहां पर
कल से कोशिश करूंगा प्रश्न वहीं लगवाऊं, मॉडल क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, यानी वाई न्यूज के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने यूरोप, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ व्यापार समझौते पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किए हैं। इन समझौतों के आर्थिक महत्व, संभावित लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली स्टेटेड दैट इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन वर नेगोशिएटेड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। एग्जामिन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, एक मतलब इसके, दूसरा इसका पोटेंशियल बेनिफिट, और तीसरा चैलेंजेस क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो ये है, यानी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कंपेयर किया। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और इसके क्या क्या, ये जो हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं सभी के साथ, ये बहुत अच्छा प्रश्न बच्चा। इसमें हम कोई यूएस, कोई यूरोपियन यूनियन, कोई यूएई, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई ग्रेट ब्रिटेन, कोई ओमान, हम किसी पार्टिकुलर यूएई, हम किसी पार्टिकुलर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं होलिस्टिक, जितनी भी ट्रेड डील्स हमने की हैं उसके लिए उन्होंने कहा। विशेषकर ऑब्वियस है चर्चा यूएस और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है, तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम उन्होंने जिक्र किया, बाकी को उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। तो ये हम लोग विस्तार से यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं? यही मुद्दे हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो साफ है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उसको यहां क्लियर भी किया गया, दैट इज इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉर मार्केट्स इन अ स्टेट ऑफ पैनिक और क्राइसिस, यानी भारत घबराहट या संकट की स्थिति में बाजार की तलाश नहीं कर रहा है। यही है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, बल्कि आज हम तैयार हैं एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ, एक अच्छे रिफॉर्म यानी सुधार के साथ, और एक कॉन्फिडेंस के साथ हम वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, और इसलिए हम समझौते कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये हो गया। अभी इसको और डीप में बताऊंगा, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, घबराहट या संकट की स्थिति में बाजार तलाश नहीं रहा। आपको याद है कि जब हमने 1991 में राव मनमोहन मॉडल अपनाया, तो क्या उस समय हम इस स्थिति में थे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में? सब बच्चे बताएं, यानी जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की आज यहां बातचीत हो रही है, क्या करें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की, यानी बी आर द रेडी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ हम जुड़े लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो जब हमने अपनी इकोनॉमी को वैश्विक बाजार के लिए खोला, तो क्या हम बी आर रेडी वाले क्षण में थे कि हम तैयार थे कि भाई अब हम खोलने जा रहे हैं, या हम नाउ और नेवर वाले क्षण में थे? कमेंट करिए, हम दोनों में से किस क्षण में थे? इसको भी जरा कमेंट करिएगा, तब मजा आएगा, इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएंगे। जीएस पेपर 2 आईआर, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से आप देखिए कि सीधा सीधा जो भी हमने बायलैटरल ट्रेड किए हैं सभी देशों के साथ, क्या या कुछ ग्रुप्स के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगा, ये पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब जो पूरा एक इंटरव्यू छपा है, क्या इसमें जो बात कही गई है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड उसके साथ जुड़े हुए जो भी इंप्लीकेशंस मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर, तो क्या इसी यूनिट के साथ 100% कनेक्ट है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, इस यूनिट के साथ ये 100% कनेक्ट है। ऑब्वियस है, ट्रेड डील इसलिए की जाती है जिससे हम क्या करें, ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रख सकें और जीडीपी को बड़ा कर सके। तो यह इस यूनिट के साथ भी आकर के जुड़ जाता है, और स्वाभाविक रूप से ये यूनिट तो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, यानी इसी यूनिट का संबंध है वैश्विक व्यापार से जोड़ना। किसी भी देश की इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को हम जोड़ रहे हैं, उससे ऑब्वियस है हमारे साथ प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो हमारी पॉलिसी, उसको ये कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को कैसे प्रभावित करेगा, या औद्योगिक स्तर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जब आप ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी हमारे
उत्पाद ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, और कंपटीशन के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। और जब अच्छा काम करना पड़ेगा तो आप अच्छे उत्पाद बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, और वही अच्छे प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में आप आपकी जो शेयर है ट्रेड की उसको बड़ा करेंगे। उसको बड़ा करेंगे तो स्वाभाविक है आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ये सारी स्थितियां एक साथ साइक्लिक रूप से चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर यूपीएससी का फॉर्म जिस साल आप भरते हैं, अगर आप 100% ये नहीं मतलब क्लियर है कि इस साल मुझे एग्जाम देना है या नहीं देना है, तो क्या आपका फोकस उतना बन पाता है? लेकिन अगर आपने ये कर लिया है कि 24 मई को देना ही देना है, तो फिर कोई आपको, कोई नींद, कोई बाधा, कोई व्यवधान रोक सकता है क्या? कभी नहीं रोक सकता है। तो बस वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी ऑब्वियस है ए से, अब हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, कुछ इस प्रकार के निबंध, या मेरे प्यारे बच्चों आज एक निबंध यहां बताने जा रहा हूं जिस पर ये 100% लागू हो जा रहा है। 100 मतलब 100, नॉट -1। ठीक है, यानी 100 का मतलब क्या होता है बेटे? 100 का मतलब हो गया 100। ठीक है, अब 100 का मतलब 100 कैसे हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए आप। विजनरी डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब अंतर ज्ञान और तर्क का मेल होता है। विजनरी डिसीजन तभी लिए जाते हैं जब अंतर ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो अंतर ज्ञान क्या है भारत को, कि आज वो एक मजबूत पोजीशन में है, और तर्क क्या है कि उस मजबूत पोजीशन के बेसिस पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, जैसे भारत ने जो भी रिफॉर्म किए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जो भारत सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो रणनीति रही है, तो ये सब क्या है? यानी ये जो डिसीजन लिया गया है ट्रेड डील्स का, ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लिया गया है, यही है अंतर ज्ञान, कि हमें पता है, कंसाइसनेस, पता है कि हम मजबूत है। और तर्क यानी उस विश्वास को, उस ट्रस्ट को जो हमारा कंसाइसनेस हमें दे रहा है, उसको तर्क मजबूत कर रहे हैं। हाँ, इन इन स्तरों पर हमने काम किया है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। आई होप आप समझ सकते हैं। तो 100% यहां से कनेक्ट हो रहा, बाकी और भी बहुत सारे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए आप सबको अच्छे से पता है कि जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उस पीडीएफ में इन डिटेल बहुत सारे प्रश्न हर एक टॉपिक से दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन। तो ये अपने आप में आप समझिए कि डेली 10 से 15 20 क्वेश्चन के आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन एक बार आप देख सकते हैं, 2025 में आपसे पूछा। अब देखिए, यहां पर प्रश्न था कि इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंज क्या है। इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंज क्या है? क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल स्तर पर जो व्यापार है, जो डब्ल्यूटीओ के नेतृत्व में स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, वो प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद की तरफ जा रहा है। यानी हर देश अपने ढंग से अपनी ट्रेड डील कर रहा है, तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा? मींस कि 2024 में यह प्रवृत्ति बहुत विस्तार पूर्वक दिखाई दे रही थी। इनफैक्ट 2023 से 2024 से 23 में ये चीजें दिखने लगी थी, 24 में ये बहुत ज्यादा दिखी, 25 में दिख रही थी। यूपीएससी ने उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो मार्केट में चल रहा होता है उसको यूपीएससी पूछता है। पहला प्रश्न इस बात का प्रमाण है। तो स्वाभाविक, अभी मार्केट में क्या चल रहा है? अभी मार्केट में ये चल रहा है कि जो इंडिया ने बहुत सारी ट्रेड डील की है, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, इस प्रकार की चीज, या यूएस के साथ इतना विवाद चल रहा है अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, इंडिया में ही, अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो जो फाइनलाइज होने में समस्याएं हैं वो है इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो चर्चा है, ऑब्वियस आपसे पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की रेलिवेंसी ये है जो आपको बताना चाह रहा था। फिर वही है, अगला क्वेश्चन भी है कि ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है और दुनिया क्या हो रही है, अब केवल अपने अपने लाभ को देख रही है। तो इसका मतलब जो चीजें भी चर्चा में है वो आपसे प्रश्न में पूछी जा रही हैं, और उन्हीं पूछे जाने वाले प्रश्नों के आलोक में मैंने यह टॉपिक भी बनाया है। ऐसे ही 2018 में मनी मैनिपुलेशन यानी जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमतों को बाजार में गिराना, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए चाइना कर रहा था, और भी देश कर रहे थे। प्रोटेक्शनिज्म आपको पता है,
चर्चा में था, यूपीएससी ने पूछा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते हैं और फिर उसके बाद डब्ल्यूटीओ की रेलिवेंसी पर आपसे प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार के संदर्भों में। और इसीलिए मैंने इस बार का जो प्रश्न है आपके सामने रखा है बड़े विश्वास के साथ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से डील पाएंगे कि भाई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, क्या आज हम उस स्थिति में खड़े हैं। और जो भी हम डील कर रहे हैं, नॉट केवल यूएस से, नॉट केवल यूरोपियन यूनियन से, जो भी हमने ट्रेड डील्स किए हैं उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, आर्थिक, पॉलिटिकल यानी जियोपॉलिटिकल, और उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस उसके साथ जुड़े हैं जिसका समाधान हमको और आपको ढूंढने की आवश्यकता। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक एक बार बच्चे बताएं, एकदम से क्लियर हो गया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया है? यानी जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपके दिमाग में आ गई हैं सारी बातें? तो मैं यहां समझा दे रहा हूं, फिर आगे पूरा कंटेंट भी दिया गया है जिसको आप आसानी के साथ पढ़ लेंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सबको पता है। उन्होंने जो कहा है कि भारत ने अमेरिका और यूएसए, मतलब यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ जो व्यापार समझौते किए हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किए गए हैं। किससे किए गए हैं? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किए गए, यानी कोई वीकनेस नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को स्पष्ट करते हुए दो शब्दों का जिक्र किया जिसका मैंने नाउ और नेवर, और दूसरा शब्द उन्होंने जो जिक्र किया है वो बी आर रेडी। बी आर रेडी। और इन दोनों शब्दों का जो उन्होंने जिक्र किया है, नाउ और नेवर और बी आर रेडी, ये पूरा आप ऐसा समझिए इंडिया की आर्थिक और राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इन दोनों शब्दों के बीच में छुपी हुई है, याद रखिए। तो अब जरा समझते हैं नाउ और नेबर और इनका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज हम यह समझने की कोशिश करते हैं, नाउ और नेबर का मतलब होता है, मेरे बच्चों, जब भी नाउ और नेवर शब्द आता है ये क्या दिखाता है? ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है, ये क्राइसिस यानी संकट की स्थिति को दिखाता है। संकट की मेंटेलिटी, संकट की मानसिकता को दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? मीन्स इसका क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो गया कि अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये शब्द इस चीज को दिखाता है। यह आमतौर पर कमजोर राष्ट्रों की मानसिकता होती है, वीक जो नेशंस होते हैं उनकी मेंटेलिटी होती है, जो ग्लोबल प्रेशर में, वैश्विक दबाव में निर्णय लेते हैं या अपनी आर्थिक संकट के दबाव में निर्णय लेते हैं, जैसा 1991 राव मनमोहन मॉडल का मैंने जिक्र किया। क्लियर है? नाउ और नेबर। बी आर रेडी का मतलब क्या होता है? यह जो बी आर रेडी है, यह मेरे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आप क्या कहेंगे? सर मैं तैयार हूं, यानी तैयारी, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का संकेत है। बी आर रेडी इन तीन चीजों का संकेत है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स हमने अपनी आर्थिक नींव मजबूत कर ली है, अब हम बराबरी की शर्तों पर समझौता करेंगे। इसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। क्या सब बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को? क्लियर हो गया? अब अगर यहां से क्लियर हो गया तो आपको प्रधानमंत्री जी का पूरा जो स्टेटमेंट है और उसके जो मायने हैं और जो मैंने मॉडल क्वेश्चन बनाया है उसका जो एक फाउंडेशन होता है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया। क्योंकि देखो कोई भी प्रश्न आता है, अगर उसका फाउंडेशन आपको क्लियर नहीं, फाउंडेशन क्लियर होने का मतलब जो पूछा गया उसकी डिमांड नहीं समझ रहे तो कुछ भी लिख दीजिए। आप आएंगे सर हमने बहुत अच्छा लिखा था, मेरी राइटिंग भी अच्छी, आपको आपका हुआ क्यों नहीं? तो रीजन यही होता है कि हम जो है फाउंडेशन नहीं समझते। हर प्रश्न की अपनी एक न्यू एक फाउंडेशन होता है। अब ये सारी बात होगी। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और डीप लेके चले जाएं आपको समझाने के लिए, और इसको हम जो है पीएसआईआर में जिनका ऑप्शनल है
वो लोग जरा देंगे। पीएसआईआर में बेटे दो कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दो सिद्धांत लिए जाते हैं, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं। बट मैंने पीएसआईआर इसलिए लिख दिया क्योंकि आईक्यूआईपी है, ऑप्शनल वाले बच्चों को फायदा हो, लेकिन ये जीएस के लिए भी उतना। रियलिज्म, ठीक है, यथार्थवाद, और दूसरा सिद्धांत क्या है, लिबरलिज्म, उदारवाद। इन दो चश्मों से भी हमें देखने की जरूरत है। रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो पावर पर आधारित होती, शक्ति। क्या कहता है रियलिज्म? यानी पावर यानी शक्ति ही सब कुछ। कहता है कि नहीं कहता? आप कहेंगे हाँ सर। अब आप कहेंगे कि सर पावर तो है, लेकिन पावर के भी प्रकार होते हैं। पावर दो प्रकार की होती है। एक पावर होती है हार्ड पावर, जैसे अमेरिका है, जैसे उसने मादुरो को उठा लिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। हार्ड पावर जिसके पास सैन्य शक्ति है। इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक शक्ति। तो ऐसे में जब भारत ये कहता है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से समझौता कर रहा है, यानी यही शब्द, तो इसका मतलब क्या है? तो यह एक रियलिस्ट अप्रोच है, यथार्थवादी अप्रोच है, दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है तो आपकी बार्गेनिंग पावर भी मजबूत होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था इज इक्वल टू मजबूत सौदेबाजी। तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के द्वारा हमें यह समझने की जरूरत है। अब इसमें लिबरलिज्म भी समझने की जरूरत है, यानी जिसे हम उदारवाद कहते हैं। लिबरलिज्म क्या कहता है? वो कहता है कि देशों के बीच कोऑपरेशन से सबको लाभ होगा, क्योंकि कोई भी विकास होगा गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के, तो सबको मतलब क्या? जिसके जो भूमि देगा उसको भी, जो रॉ मटेरियल देगा उसको भी, जिसको काम मिलेगा उसको भी, जो कैपिटल लगाएगा उसको भी, जो उद्यमी होगा उसको भी। तो लिबरलिज्म कहता है कि देशों के बीच सहयोग से सबको लाभ होता है, और इसलिए देशों के बीच सहयोग होना चाहिए। और इसीलिए एफटीए हो गया, या ग्लोबल वैल्यू चेन हो गया, जीवीसी, या मल्टीलैटरल ट्रेड हो गया, ये सभी लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का हिस्सा है। लिबरल उदारवादी अर्थव्यवस्था का ये हिस्सा है। कौन कौन, आपसे कोई पूछे उदारवादी, प्रीलिम्स में पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक से उदारवादी विश्व व्यवस्था का हिस्सा है या नहीं है, लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का पार्ट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ने पढ़ाया था, एफटीए है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, मल्टी लैटरल ट्रेड है। आई होप आप समझ गए। यानी अब भारत क्या है? भारत अब क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, यानी बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी ही। ये भी शब्द याद रखिएगा, जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, इंटर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर। आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो दो चीजें आपको यह बताना है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक और आउटकम निकल करके आता है, और वो आउटकम जो होता है वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसको हम एक और एंगल से देखने जा रहे हैं। दो एंगल हो चुका, तीसरा एंगल होगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका क्या मतलब हो गया? यानी जिसे हम बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। क्या बोलते हैं? क्लियर है? ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कैसे? जैसे अगर हम दुनिया में देखें तो ब्लॉक्स हैं, या कहीं ना कहीं गुट हैं, चाहे वो मल्टीलैटरल ही हो, लेकिन क्वाड में कुछ है, आकस में कुछ है, नाटो में कुछ है, मतलब गुट हैं। तो भारत, इसका क्या मतलब हो गया? जरा देखिएगा, यानी भारत ना तो वेस्टर्न ब्लॉक में है, यानी ना पश्चिमी गुट में है, ना पूरी तरह किसी एक्स वाई जेड ग्रुप में है या गुट में है, को भी कह लीजिए। यानी जब हम यूएसए के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, या हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, उस समय भी हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी बनाए रखते हैं। और यह जो हम कर रहे हैं, यानी किसी के साथ भी डील कर रहे हैं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रख रहे हैं, ये क्या है?
यह नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी 2.0 कूट निरपेक्षता 2.0 की मॉडर्न एक्सप्रेशन है, आधुनिक अभिव्यक्ति है, कह सकते हैं आधुनिक अभिव्यक्ति। ये सब मैंने अपने लिए जोड़ दिया इसमें। तो आई होप आप समझ गए पोजीशन कि हमारी जो पोजिशनल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसको इतने एंगल से समझेंगे। अब आप और क्या समझेंगे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, जरा यहां पर मैं आपको बता दूं। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री का जब ये जो चौथा पॉइंट होगा इकोनॉमिक बेस, यानी जो हम कह रहे हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का चौथा इंप्लीकेशन है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भारत की तैयारी। क्या है? भारत की तैयारी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री का वी आर रेडी कहना, वी आर रेडी, ये केवल एक स्पीच नहीं, केवल एक भाषण नहीं है। हम रेडी कैसे हैं, अब वो आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो भी रेडी का मतलब रिफॉर्म्स, यानी जो हमने सुधार किए, एक दूसरा जो हमने इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट किया, तीसरा जो हमने पॉलिसी बनाई है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखोगे तो हमने इन सब को अगर एक साथ में लेके बताऊं, जीएसटी में अच्छा काम किया कि नहीं किया, आप कहेंगे हाँ सर। बैंकों को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, आप कहेंगे हाँ। यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां मजबूत हुआ कि नहीं, यूपीआई, आधार, डीबीटी। फिर इसके अलावा हमने जो कैपेक्स है वो रिकॉर्ड स्तर पर खर्च किया कि नहीं, जिसके कारण से फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा हमने मैन्युफैक्चरिंग पुश किया कि नहीं, पीएलआई स्कीम और इस प्रकार की अन्य स्कीम। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, बी आर रेडी का मतलब ये हो गया कि हमने भैया इतने सुधार किए और इन सुधारों ने भारत की का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो भारत की आर्थिक संरचना, उसको बहुत मजबूत किया। तो ये आपका हो गया एक और पॉइंट, यानी 4 आधार। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के 4 आधार, बी आर रेडी और नाउ और नेवर, क्या ये सब समझ पाए आप? और अगर समझे तो आपने देखा होगा मैंने हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यही यूपीएससी की डिमांड है कि आप जियो पॉलिटिक्स पर या किसी भी विषय पर आप मतलब एक अच्छी मैं कह सकता हूं स्पीच को सुन करके खुश हो सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में उससे नंबर नहीं मिलेगा। यूपीएससी में नंबर इन्हीं से मिलेगा जो आपको ये लिखना है, इसके बगैर नहीं, यानी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब आता है, ऑब्वियस है, अगला पार्ट आता है। अगला पार्ट होता है यूएस एंड यूरोपियन यूनियन की इंपॉर्टेंस, इनका महत्व क्या है, पांचवा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ पढ़ लेते हैं। तो भाई यूएस की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है? भारत के एक्सपोर्ट मार्केट यानी निर्यात बाजार का एक बड़ा आधार, यानी हमारे निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है, तो भारत का बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में हमें हेल्प करता है और तीसरा इन्वेस्टमेंट भी वहां से अच्छा खासा आता है। तो ये 3 जो है, जो पॉइंट मैंने लिखे, ये यूएस के साथ भारत का एक मजबूत पार्ट है। यूरोपियन यूनियन के साथ क्या क्या हमारे मुद्दे हैं, या मैंने आपको उस समय भी पढ़ाया था, उच्च क्रय शक्ति वाला बाजार है, यानी कि हमारे उत्पादों की कीमतें अगर हम वैल्यू ऐड करके अपना उत्पाद भेजेंगे तो परचेजिंग पावर अच्छी है, तो हमारे सामानों की वहां अच्छी कीमत मिलेगी। तो हाई परचेजिंग पावर मार्केट है, याद रखिएगा, HPPM, हाई परचेजिंग पावर मार्केट, यानी उच्च क्रय शक्ति वाला बाजार है, तो हमारे मालों की अच्छी कीमत मिल सकती है। दूसरा, चूंकि यहां पर एनवायरमेंट के मेजर बड़े सख्त हैं, यानी कठोर पर्यावरण और गुणवत्ता मानक के आधार पर यह उत्पादों को आयातित करता है, स्पेशली सीबैम। ठीक है ना, सीबैम लागू होने के पश्चात तो स्वाभाविक रूप से यह हमें भी बेहतर बनाएगा कि हम भी एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी को डेवलप करें। ठीक है, तो ये करेगा, लेकिन यह भी स्वाभाविक है कि इन दोनों के साथ समझौता करना आसान नहीं होता है, और हमने किया है, इन स्थितियों के साथ किया, इसलिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शब्द महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में ये भी डाल दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।
अब इसके बाद अपनी बातचीत में यानी अगर हम 6 पॉइंट की तरफ जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई और ग्लोबल वैल्यू चेन का जिक्र किया है। मींस कि प्रधानमंत्री ने एमएसएमई पर विशेष जोर दिया। एमएसएमई भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है, बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जीडीपी में तो योगदान है, लेकिन जीडीपी के साथ एम्प्लॉयमेंट में, इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स में बड़ा इसका योगदान है। तो जो एमएसएमई है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यानी हमारी बैकबोन है, ठीक है ना, रीढ़ है किसकी? हमारी इकोनॉमी की है। लेकिन इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम यानी समस्या क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो भी उत्पाद हम बना रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सर्टिफिकेशन का यार इश्यू है। तीसरा, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत कम हो रहा है, जिससे जो उत्पाद बन रहे हैं वो फाइन उत्पाद यानी उत्कृष्ट उत्पाद नहीं बन रहे। और चौथा, इन एमएसएमई के साथ वित्तीय मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एफटीए तभी लाभ देगा, यानी एफटीए हम किसी के साथ भी करें वो तभी लाभ देगा जब एमएसएमई ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल होंगी। बट एमएसएमई के सामने ये चैलेंज है जिसको सरकार दूर कर रही है। बहुत सारे सरकारी नीतियों का मैं जिक्र कर चुका हूं, और मोदी ने कहा कि हम इसको भी ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद सातवां, उन्होंने चैलेंज का भी बच्चों जिक्र किया। ऐसा नहीं कि चैलेंज का जिक्र नहीं किया, कि भाई चुनौतियां भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम है, अब ये सब नियम हमारे लिए चुनौती है कि नहीं? भाई श्रम और पर्यावरण के उनके टफ स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई ये उत्पाद बना रहे हो, इतने से कम उम्र के बच्चे काम पे लगेंगे तो वो उत्पाद हम लेंगे नहीं। और भी बहुत सारे, तो वो हमारे सामने चैलेंज है। इंपोर्ट होकर के जो माल आएगा हमारी बाजार में, जो माल है उसके जो माल हम बना रहे हैं, सेम माल अगर इंपोर्ट होकर आ रहा है तो दोनों में कंपटीशन, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में अगर तैयारी अधूरी रही तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बात है। हो गया, यही चीज यहां पर। तो इन द एंड हम क्या कह सकते हैं? इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात की गई है, यह केवल एक पॉलिटिकल वाक्य नहीं है, यह एक संकेत है। किस चीज का? इंडिया की ताकत का, आर्थिक आत्मविश्वास का, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का, पॉलिसी स्टेबिलिटी दूसरा, नीति स्थिरता का, तीसरा ग्लोबल रोल एक्सपेंशन, वैश्विक भूमिका विस्तार का, चौथा शक्ति आधारित कूटनीति, पावर बेस्ड डिप्लोमेसी का। लेकिन असली परीक्षा क्या है वो भी मैंने आपको बताया। असली परीक्षा है कि क्या भारत अपनी एमएसएमई को टेक्नोलॉजी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता और वैश्विक मानकों, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बना पाएगा। अगर हां, तो बी आर रेडी वास्तव में 2047 के विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम होगा। समझ में आया? अब वही सारा कंटेंट यहां आपके पास डिटेल में है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट 1, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन आपका मेरे प्यारे बच्चों। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है उसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद जो ठीक है सारे मुद्दे हो सकते हैं सब यहाँ डिटेल में है, आप इसको पढ़ेंगे और फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? जो पढ़ा है सब यहाँ डिटेल में है। बेहतर कंक्लूजन और ये प्रश्न और इस प्रश्न का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट फाउंडेशन के साथ, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल की मेंटरशिप, भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। क्योंकि ऑप्शनल गॉड है। अगर इसमें आप 1-2 साल किसी टीचर के साथ लगे रहते हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ आप तैयार कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जिनको भी मेंटरशिप चाहिए या कोर्स चाहिए वो कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इस टॉपिक में?
राम कुमार शर्मा जी, खुश रहिए भाई। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील मैं जो है अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था 15 मार्च तक वो फाइनल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कह रहे थे सर कुछ बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, बता देते हैं। तो कुछ कंटेंट दे रहा हूं जिसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बस समझा दे रहा हूं उसका कोर, उसका क्रक्स क्या है, क्योंकि अभी भी अंतरिम डील है। अंतरिम डील का मतलब होता है कि अ, अभी वो फाइनल होकर के आएगी तो उसके फीचर्स क्या होंगे वो चेंज हो सकते हैं, बट कुछ टर्म वगैरह है, आप उनके लिए देख लीजिएगा। और ये भी आपसे क्या छुपा है कि कोई कोई टॉपिक था ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आज भी यही केवल एक टॉपिक पहला और एक अभी जो साइंस वाला टॉपिक है, वो दो अच्छे हैं, और साइंस वाले में भी कुछ भी नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना चाहिए भैया देखो, अब साइंस वाले आर्टिकल में मैं चाहूं 2 घंटे आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन उस साइंस वाले आर्टिकल की कितनी इंपॉर्टेंस है आप बताइएगा। जो इंडियन जो है साइंटिफिक सर्विस या इंडियन साइंस सर्विस, जो भी आप नाम रख लीजिए, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, आईएएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज है। तो वैसे ही एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसमें विज्ञान के विशेषज्ञ लोग ही शामिल हो, इससे इंडिया में एक वैज्ञानिक इकोसिस्टम बनेगा। सिंपल सी बात है। तो इसके अलावा उसमें मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो ये भी होता है आर्टिकल में, ऐसा नहीं कि बहुत जान होती, हाँ बस एक पॉइंट आपको उससे मिल गया। तो हर एक टॉपिक में घुसने की भी जरूरत नहीं, चूंकि स्मार्ट बनना। अब आता है एम्बिग्यूटीज इन द यूएस इंडिया ट्रेड डील। चूंकि अब अखबार है, ऑब्वियस है, इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है, तो उसको उठा करके अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटीज, यानी अमेरिका भारत व्यापार समझौते में ये खुद ही कह रहा अस्पष्टता है। तो मैंने ये टॉपिक क्यों दिया कि मैं आपको बता सकूं कि अभी बहुत सारी डील में अस्पष्टताएं हैं, एम्बिग्यूटीज हैं। क्यों है? चूंकि अभी फाइनल डील सामने नहीं आई। तो जब फाइनल डील सामने आएगी तब हम पढ़ेंगे, 15 मार्च तक उम्मीद है कि सामने आ जाएगी। समझ में आया नहीं? तो ये मैंने इसलिए भी लगाया कि आपको ये बता सकूं कि जो मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं कि 15 मार्च को पढ़ाऊंगा, तो क्यों बढ़ाऊं? क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है। जब क्लियर नहीं, उस पर इस मीडिया की तरह, मीडिया का काम है स्पेकुलेशन करना, लेकिन एक सिविल सर्विसेज के मेंटर का काम इस स्तर पर, यानी डील को लेकर के स्पेकुलेशन करना नहीं, जबकि पता है कुछ समय के बाद आ जाएगी वो। तो इसलिए इसको मैं आपके सामने रखा कि जैसे आपको ये पता लगे कि भाई यही लोग अभी क्लियर नहीं है। तो ये देखिए आप क्या लिखा हुआ, अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जरा ध्यान रखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ, जो भविष्य में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ये पहला कदम माना जा रहा है। हालांकि इस समझौते ने कई गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। अब लेकिन ध्यान से समझिएगा, भले ये प्रश्न है कि किसानों पर क्या इंपैक्ट होगा, टैरिफ पे क्या होगा, ना जाने जीएम क्रॉप पर क्या होगा, जो कुछ भी, लेकिन जब क्लियर ही नहीं तो क्यों पढ़ा जाए? ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक में आपने केवल जो मैं दे रहा हूं बस एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं भी घुसूंगा नहीं। ये केवल आपकी संतुष्टि के लिए। कुछ बच्चों ने कहा था सर प्लीज करा दीजिए, हमारा यूपी पीसीएस का मेंस है, बिहार पीसीएस का मेंस है, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे अंडर में। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, बट अभी फिर से कह रहा हूं एम्बिग्यूटी है इसमें, अस्पष्टता, इसलिए छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि इंडिया यूएस पर भी प्रश्न पूछता है और ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो पूरा कंटेंट अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न भी बना दिया है, इसको आप देख लीजिएगा अपने ढंग से। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। या आप कुछ सुनना चाहते हैं प्रवचन, तो फिर सुना ही दूं, अगर आप कहें तो सुना देता हूं, जैसा कहिए आप लोग। चलिए आपके ऊपर है, प्रवचन सुनना चाहते हैं सुना दें। बोलो भाई। चलो एक हल्का सा एम्बिग्यूटी आपको समझा देता हूं, जरा इसको समझते हैं।
एक कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। जितने भी बच्चे क्लास में, आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं जो गेहूं उगाता है, वीट। सरकार आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, ठीक है, और आपकी एक फिक्स्ड इनकम है। अब अचानक बाहर से सस्ता गेहूं आ जाए तो आपकी फसल कौन खरीदेगा? एक चीज ये हो गया किसान वाला मुद्दा। दूसरी तरफ आप ही हैं, आप जो अभी आप ही लोग हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक टेक्सटाइल उद्योगपति। अगर अमेरिका भारतीय कपड़ों पर टैक्स कम कर दे तो आपका निर्यात बढ़ जाएगा। एक तरफ लाभ, एक तरफ हानि। यही इस समझौते का द्वंद है, किसान वर्सेस एक्सपोर्टर। एम्बिग्यूटी यही है, सॉवरेंटी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। तो द्वंद क्या? किसान किसान बनाम निर्यातक, संप्रभुता बनाम वैश्वीकरण। ठीक है, तो बस यही इसमें उठाया गया। किसानों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी क्या होगी क्या, क्योंकि डील के पॉइंट सामने आए नहीं है, तो उस पर अभी बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। बस इतना ही मुझे बताना था कि कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान भी होगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, भारतीय वैज्ञानिक सेवा के साथ खाई को पाटना। ये अच्छा टॉपिक है। ब्रिजिंग अ डिवाइड विद एन इंडियन साइंटिफिक सर्विस, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा इसको आप लोग देखिएगा। ये अच्छा टॉपिक है, मतलब इसमें काफी कुछ सीखने। पहले आप लोग एक बार जरा न्यूज पढ़िए। हम्म। चलिए। यानी यहां पर कहा गया, और एकदम नया टॉपिक, इसलिए इसको पुराने किसी टॉपिक में मैं जोड़ूंगा नहीं। जुड़े हुए हैं ऑब्वियस IQ IP में, बट आप दो प्रश्नों के साथ जोड़िएगा कि विज्ञान के प्रति भारत में आकर्षण कम है, जिस पर GS पेपर 2 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और नवाचार वाला जो मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि इनोवेशन ही सब कुछ है, और इनोवेशन के बिना ना GDP बढ़ेगी, ना ही सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट होगा। खैर, तो ये क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? जरा आप सोचिए कि जब जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की बात होती है, एक, जब किसी नई महामारी, न्यू पेंडेमिक का खतरा होता है, जैसे कोविड आया, नंबर 2, या जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना होता है, नंबर 3, या जब नदी जोड़ो परियोजना बनती है, नंबर 4, नंबर 5, जब परमाणु ऊर्जा नीति तय होती है, तो क्या इन सब पर निर्णय केवल प्रशासनिक अनुभव से लिए जा सकते हैं? यानी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो क्या इसी इतने से आप डिसीजन ले सकते हैं? बोलिए। या फिर वहां पर एक डीप साइंटिफिक एक्सपर्टाइज यानी गहरी वैज्ञानिक समझ भी आवश्यक है? बताइएगा। और यहीं से आज की चर्चा शुरू होती है, जो आपके सामने रखी गई है। यानी इसमें यह डिस्कस है मेरे प्यारे बच्चों कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वाधीनता के पश्चात भारत ने, इंडिया ने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, यानी सिविल सर्विसेज और ऐसी बहुत सारी ऑल इंडिया सर्विसेज। उस समय हमारा उद्देश्य क्या था जब भारत आजाद हुआ? कि भाई भारत में स्टेबिलिटी आए, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता बने, प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। इसीलिए सिविल सेवाओं को जर्नलिस्ट मॉडल पर बनाया गया। आप कहेंगे सर किस मॉडल पर? हम कहेंगे जनरलिस्ट, जनरल।
जर्नलिस्ट मॉडल पर, यानी सामान्य कहते हैं। जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो हर विभाग संभाल सके, कभी कृषि, कभी इंडस्ट्री, कभी एजुकेशन, कभी डिफेंस। और उस समय यह मॉडल सफल भी रहा, लेकिन समय बदल गया। अब गवर्नेंस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आज पॉलिसी मेकिंग में क्लाइमेट मॉडलिंग यानी जलवायु मॉडलिंग, मतलब जलवायु के साथ विकास को कैसे आगे ले जाया जाए, एपिडेमोलॉजी यानी महामारी विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायो सिक्योरिटी यानी जैव सुरक्षा, और न्यूक्लियर रिस्क असेसमेंट, परमाणु जोखिम विश्लेषण, ये सब अब पॉलिसी फॉर्मेशन में, पॉलिसी मेकिंग में शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है वही कि ये जो जर्नलिस्ट प्रशासक है, जैसे जो आज का आईएएस है, इन जटिल वैज्ञानिक विषयों में अंतिम निर्णय का आधार बन सकता है क्या, या उसे एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल साइंटिफिक सपोर्ट, संस्थागत वैज्ञानिक समर्थन चाहिए? अब आप मुझे बताइए। वो नहीं कह रहा कि आईएएस को खत्म करो, ऐसा करो, नहीं कह रहा कि अगर है भी तो क्या उसे एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब चाहिए या नहीं चाहिए, इस तक पहुंचने के लिए आपको दो चीज समझनी होगी बच्चों, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक साइंटिस्ट, इनकी सोच में क्या अंतर होता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो प्रशासन की संस्कृति क्या कहती, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में क्या कहा जाता है, ये क्या होता है? एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन। दूसरा क्या होता है? हायरार्की, पदानुक्रम, यानी आपका सीनियर अधिकारी आप, आपके नीचे के अधिकारी। तीसरा यानी क्विक डिसीजन, यानी जल्दी निर्णय लेना। और चौथा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, यानी व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन विज्ञान की संस्कृति क्या कहती है? प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही होता है, ऐसा मैंने आपको यूपीएससी के निबंध में कई बारी जिक्र किया। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है प्रश्न पूछो, यानी क्वेश्चनिंग, पहला। दूसरा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, डेटा पर भरोसा करो। तीसरा, अनसर्टेनिटी स्वीकार करो, यानी ये मानो कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो भी रिस्क है, चौथा, उसका आकलन करो। और पांचवा, सब कुछ एविडेंस बेस्ड यानी प्रमाण के साथ करो। और जब दोनों की डिमांड अलग है, यही टकराव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? तो इसीलिए वो कह रहा है कि एक नई व्यवस्था बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि हमारे यहां वैज्ञानिक भी अक्सर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के अंतर्गत काम करते हैं। सोचिए, वैज्ञानिक भी बेचारे प्रशासनिक कानून से चल रहे। ये नियम जो बनाए गए थे, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ये किसके लिए बनाए गए थे? प्रशासनिक अनुशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन के लिए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक भी इसके अंतर्गत ही काम करते हैं। तो क्या ये नियम साइंटिफिक ऑटोनॉमी देंगे? नहीं देंगे, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक स्वतंत्रता। अरे भाई, जैसे मैं वैज्ञानिक हूं, मैं, आप डीएम है, मैंने आपसे कुछ कहा, डीएम ने आपकी बात नहीं मानी, क्या करेंगे आप? यानी अगर मान लीजिए वैज्ञानिक ने सलाह दी, एक फाइल तैयार की, अब क्या हो गया? वो फाइल आपको पसंद नहीं आई, वो दबी रह गई, या केवल जब मुसीबत आई तब उसका इस्तेमाल किया गया। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में विज्ञान नीति का आधार नहीं बन पाता है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया, कुछ एग्जाम्पल से समझाइए, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाइए, यानी एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में कोविड 19 पेंडेमिक, कोविड 19 महामारी के दौरान वैज्ञानिक सलाह और राजनीतिक निर्णय में संतुलन चुनौतीपूर्ण रहा है। और
क्या होना चाहिए और क्या हुआ, इसमें एक गैप भी रहा है। तो इसलिए समय आ गया है कि हम जो है वैज्ञानिक इनपुट को केवल आकस्मिक सलाह के रूप में ना ले, उसे विकास का एक अंग बनाए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान का इसमें जिक्र किया गया। उन्होंने साइंटिफिक कैडर बनाए हैं, विशिष्ट वैज्ञानिक कैडर बनाए हैं, वैज्ञानिक सलाह को अच्छे रिकॉर्ड में रखा है, उस पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने दिया है। साइंटिफिक इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया। तो इसीलिए ये संपादकीय कहता है, जो आपके सामने आप पढ़ रहे हैं, क्या कहता है कि भारत को एक इंडियन साइंटिफिक सर्विस बनानी चाहिए। ये क्या होगी? एक अस्थाई यानी परमानेंट साइंटिफिक ऑल इंडिया सर्विसेज, एक अस्थाई वैज्ञानिक अखिल भारतीय सेवा, जिसकी मंत्रालयों में तैनाती की जाएगी। मिनिस्ट्रीज में ये मतलब आपका सिलेक्शन होगा, आप मिनिस्ट्रीज में काम करेंगे। जितने भी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनमें इनकी भूमिका होगी। ये जोखिमों का विश्लेषण करेंगे, दीर्घकालिक नीति समर्थन देंगे। यह आईएएस का विकल्प नहीं होगी, यह पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होगी मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्रशासक क्या करेगा? प्रशासक कोऑर्डिनेशन करेगा, समन्वय करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, डिसीजन लेगा। वैज्ञानिक क्या देगा? एविडेंस देगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, और जो भी अनसर्टेनिटी हो सकती है कोविड ऐसी, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करेगा, उसका एक दस्तावेज बनाएगा और लॉन्ग टर्म विजन देगा विकास का। दोनों मिलकर एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। तो यही चीज यहां पर कही गई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही सारी बात है। तो ऐसे में 2026 में अगर भारत क्लाइमेट लीडरशिप चाहता है, टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति बनना चाहता है, वैश्विक विज्ञान का केंद्र बनना चाहता है, तो अब शासन को भी यानी गवर्नेंस को भी साइंस ड्रिवन बनाना होगा, विज्ञान संचालित बनाना होगा। और इंडियन साइंटिफिक सर्विस उसी दिशा में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकता है। ये सारी बात हो गई आपके सामने। और उस निबंध से भी कनेक्ट करिए, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जब यूपीएससी कह रहा है सर्वोपचार है, तो एक ऐसी सर्विस भी आनी चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो अच्छा टॉपिक है, एक नया विचार है, और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक गवर्नेंस और एथिक्स तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। और इससे ऑब्वियस है एक नवाचार, मैंने पहले ही बता दिया। और एक प्रश्न है, इसको आप पढ़िए और मुझे बताइए क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पर प्रश्न आएगा नहीं, बस केवल आपको इसको कहीं न कहीं यूज करना है। डायरेक्ट तो कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। प्रश्न मैंने केवल इसलिए बनाया जिससे आप बेहतर ढंग से इसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ये देखिएगा, ये बड़ा ताज्जुब है बच्चों, इस न्यूज को आप देखिएगा। क्या ही बताया जाए, कभी कभी बड़ा दुख होता है। एक न्यूज आपके सामने है, जरा इसको देखिए आप। काउ कैन यूज टूल यानी गाय औजारों का इस्तेमाल कर सकती है, और एक ऑस्ट्रियाई गाय ने अब यह साफ तौर पर दिखाया। और आप लोग बताइएगा कि हम लोग कितने पीछे हैं, जो हम अपने घर में या अपने आसपास ना जाने कितनी बार देखे होंगे। आज वही चीज ऑस्ट्रिया के साइंटिस्टों के द्वारा, या जो भी उनके यहाँ रिसर्च कर रहे होंगे, बाहर के साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने उसी चीज को एक मैगजीन में पब्लिश कर दी। तो अब ये उनका आधार बन गया कि ये उनके यहाँ हुआ था। क्या हुआ था, जरा ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रिया की एक गाय मैं हट रहा हूं, जिसका नाम है वेरोनिका। ठीक है, अब देखिएगा, यानी एक गाय वेरोनिका है। वैज्ञानिकों ने देखा कि वो अपने शरीर, जैसे ईचिंग हुई, खुजली हुई, तो खुजलाने के लिए उसने एक स्टिक लाइक ऑब्जेक्ट का उपयोग किया, यानी एक डंडे का उपयोग किया, जैसे ये मेरा
डंडा है और मैं ऐसे ऐसे खुजली कर दूं, मुझे खुजली हो ऐसे ऐसे, तो वैसे ही ये देखिए गाय खुजली कर रही। क्या ये ऑस्ट्रिया में ही है? क्या हमारे यहाँ आपने ऐसा नहीं देखा यार? जानवर तो डंडी पड़ी हुई उठा के ऐसे ऐसे कर रहे, आप देख सकते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रिया की एक गाय वेरोनिका ने ऐसा किया। अब प्रीलिम्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण होती है, या ये इतना बड़ा द हिंदू के साइंस पेज में आ रहा है? यानी इसके बाद जब ऐसा देखा गया तो एनिमल कॉग्निशन, यानी जानवरों की जो संज्ञानात्मक समझ होती है, संज्ञान क्षमता होती है, उस पर एक नई बहस छिड़ गई। क्या? एनिमल कॉग्निशन, जानवरों की समझ पर एक नई बहस छिड़ गई, और फिर हमारे लिए प्रीलिम्स का बन गया एक पूरा का पूरा सिस्टम, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उपकरण का प्रयोग, इसका मतलब क्या हो गया? किसी प्राणी को कब कहा जाता है कि वो टूल का यूज करती है? जब वो बाहर पड़े किसी ऑब्जेक्ट को अपने शरीर से मैनुपुलेट करे, जैसे ये इस डंडे के द्वारा अपनी खुजली को शांत कर रही है, किसी उद्देश्य से करे, यानी खुजली को शांत करने के लिए, और उसका व्यवहार परिस्थिति के अनुसार हो। सिर्फ गलती से शरीर रगड़ लेना उपकरण का प्रयोग नहीं माना जाएगा, यानी जब वो इंटेंशनली उपकरण का प्रयोग करे। तो मुझे आप बताइए, क्या आप सब ने इसके पहले कभी आपने नोटिस किया? मैंने तो किया भाई, गांव में मैं लंबे समय तक रहा हूं, मैंने किया है। तो ये खोज प्राणियों की एनिमल कॉग्निशन पर एक नई बहस शुरू करती है। अब आप कहेंगे सर क्यों हमें पढ़ा रहे हैं, आपने लिखा हुआ प्रीलिम्स? तो भाई हम कहेंगे इसलिए क्योंकि बहुत सारे प्राणी हैं, एनिमल है, जैसे चिंपैंजी, जैसे कौवा यानी क्रो, जैसे डॉल्फिन, जैसे ऑक्टोपस, जैसे एलिफेंट, और जैसे ये काऊ। इनका याद रखिएगा, ये ऐसे ही उपकरणों का प्रयोग करते हैं। चिंपैंजी कैसे करता है? दीमक निकालने के लिए वो भी इसी प्रकार के डंडी का उपयोग करता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में प्रीलिम्स का कंटेंट आपको दिया जाएगा। कौवे का तो बताने की जरूरत नहीं है, तार मोड़ करके भोजन निकाल लेता है। डॉल्फिन शिकार करते समय मुंह पर स्पंज लगा लेती है। ऑक्टोपस नारियल के खोल को अपना आश्रय बना लेता है। हाथी टहनी से खुजलाता है। और अब अगला आ गया है गाय। तो बस इसको आप याद रखिएगा। संज्ञान का मतलब, कॉग्निशन का मतलब सीखने, याद रखने की योग्यता। ठीक है, तो बस ये प्रीलिम्स के लिए हो गया बेटा। और इसके बाद अगली न्यूज है, आईएसएस की तस्वीर लेने वाले भारतीय सैटेलाइट को एक टेक्निकल माइलस्टोन के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? ये प्रीलिम्स के लिए। हाल ही में अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप, मेरे प्यारे बच्चों, अजिस्टा स्पेस, तो इसका नाम याद रखिएगा, अजिस्टा के सैटेलाइट अजिस्टा फर्स्ट रनर AFR प्रीलिम्स के लिए ने लगभग 300 किलोमीटर दूरी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। यह उपलब्धि भारत के लिए ऑप्टिकल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में एक तकनीकी माइलस्टोन मानी जा रही है। अब यह भी एक अच्छा टर्म है, ठीक है ना? तो क्या है ये टर्म, जरा देखिएगा, ऑप्टिकल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब यही अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो क्या आप कर पाते? ये वाला नंबर 1। सेकंड क्या आ जाए कि जितने भी स्टार्टअप है उनका नाम, उनका क्या क्या काम कर रहे हैं, ये भी तो सुमेलित करने को आ सकता है। बोलिए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो ये दोनों चीजें प्रीलिम्स के लिए आपको बना करके दी गई हैं, जिसको आप बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे और जिसका आंसर आप करेंगे किसमें? PDF में। तो आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। बाकी तुरंत हम लोग जुड़ने जा रहे हैं, तुरंत मतलब बस 5 मिनट में इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में। फटाफट आ जाइए। और जिन बच्चों को भी एडमिशन या इस प्रकार की कोई भी क्वेरी चाहिए, वो इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अब AI से ही सब कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। आजकल जो मार्केट में ट्रेंड बढ़ गया है, वो उससे अवेयर करना। मैंने ही AI की ताकत से आप लोगों को बहुत समय से परिचित कराया है, लेकिन मेरे बच्चे AI से आप नहीं कर पाएंगे। ऑप्शनल, ऐसे एथिक्स, इन सब में बिल्कुल फेल है वो। AI उनके लिए है जो तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने एक आध मेंस लिख चुका है,
वो लोग के लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कोचिंग, मेंटरशिप, इन सब का कभी भी ये समाधान नहीं हो पाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू। आ जाओ फटाफट।